हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि लॉ ऑफ मोशन है। तो हम देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन में है क्या। चलो देखो, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। अब देखो इस चीज को, अब लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए अब हम जानते हैं जहां पे भी मोशन होगा किसी भी बॉडी में, मोशन बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी फोर्स का। आखिर फोर्स क्या है? तो फोर्स तो जानते होंगे, 7th क्लास में जानते होंगे। तो फोर्स बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। ये आप जानते हो, ये पूरी डिफिनेशन में लिख रहा हूँ। पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। या क्या, फोर्स कैन बी डिफाइंड as an agency which changes rest or brings in motion or change direction of an object। ये सिंपल हो गया फोर्स। तो फोर्स आप लोग जानते हो। यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो इनर्शिया चैप्टर से, लॉ ऑफ इनर्शिया देखेंगे हम। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में सबसे पहले किसने मेंशन किया था? तो एक साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने इनर्शिया जो वर्ड है या टर्म्स है, यही साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसका मतलब कि इनर्शिया के बारे में इन्होंने कुछ बताया था। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है। पहले इनर्शिया के बारे में गैलीलियो साहब ने क्या कहा था वो देखो। गैलीलियो ने क्या कहा था कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इफ अ बॉडी इज इन मोशन, या बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी इन अ मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ये इन्होंने इसमें बोला था। अब इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो गैलीली का एक एक्सपेरिमेंट है, उसको समझते हैं हम। गैलीलियो गैलीली एक्सपेरिमेंट। देखो, तो इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट करके इस इनर्शिया के बारे में बताया। फर्स्ट है सिंगल इंक्लिन्ड प्लेन के द्वारा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ऑन सिंगल इंक्लिन्ड प्लेन। अब इसको पूरा मैं लिखूंगा नहीं, फिगर से समझा दे रहा हूं मेथड से। तो इनका पहला ऑब्जर्वेशन था सिंगल इंक्लिन्ड प्लेन का मतलब इस तरह से, ये प्लेन है कोई इस तरह से। अब इनका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि इन्होंने एक सिंगल इंक्लिन प्लेन लिया, उस पे से बॉल को ड्रॉप किए, यहाँ पे बॉल को छोड़ दिया गया। तो इनका एक्सपेरिमेंट ये था, फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन में ये देखा इन्होंने कि जब बॉल को सिंगल इंक्लिन प्लेन पे ऊपर से नीचे, ऊपर से छोड़ा गया तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार क्या हो गई? स्पीड बढ़ती गई। ये तो इनका पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखा कि यदि किसी बॉल को यहाँ से छोड़ा जाता है, यहाँ से स्पीड देके इस पे फेंका जाता है या रोल किया जाता है, तो इन्होंने देखा कि इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही थी। इसका मतलब इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया, तर्क लगाया कि जब इंक्लिन्ड प्लेन ऊपर से नीचे बॉल को छोड़ा जा रहा है तो इसकी लगातार स्पीड बढ़ रही है। जब नीचे से बॉल को रोल किया जा रहा है, इसकी लगातार स्पीड घट रही है। इसका मतलब इन्होंने सोचा अगर हम इंक्लिन्ड प्लेन ले ही ना तो क्या होगा। तो वही इन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर इंक्लिन्ड प्लेन ना ले, ऐसे कोई बॉल को हम कोई वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी दे दे तो ये लगातार चलता रहेगा, कहीं भी रुकेगा
नहीं। इससे ये पता चला कि इस बॉडी में जो बॉडी मोशन कर रही है इसमें कुछ न कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ रुकने का इन्होंने रीजन ये दिया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, और यहाँ पे क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पे ये लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पे कहा इन्होंने कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ रुकने का कारण तो बाद में है, लेकिन इन्होंने कहा कि जब ऐसे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, ऐसे जा रहा है तो स्पीड घट रही है। अगर उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई बॉल को रोल कर दिया जाए तो वो कभी भी नहीं रुकेगा। अब नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा क्यों? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई ना हो जाए उसको रोकने के लिए, तो ये कभी रुकेगा नहीं। इसके पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे अरिस्टोटल, अरस्तु नाम के, उन्होंने ये बताया था, इनका उल्टा था। उन्होंने ये बताया था किसी बॉडी में अगर मोशन लाना है तो उस पर लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कोई बॉडी अगर लगातार मूव कर रही है, इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि उस पर कोई न कोई लगातार कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब वो मूव कर रही है। लेकिन ये गैलीलियो ने उनके एक्सपेरिमेंट को गलत कर दिया इसके द्वारा। इन्होंने ये कहा कि बॉडी को मूव कराने के लिए कांस्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं है। बॉडी को अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, सर्टेन वेलोसिटी से कोई बॉडी जा रही है, तो उसको रोकने के लिए एक फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। और यहाँ पे भी अगर रुकेगी तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स है। अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये कभी भी बॉडी रुकेगी नहीं। बात समझ में आया? तो ये इन्होंने इनका पहला ऑब्जर्वेशन था, ये इनका सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लिए, तो ये सब ऑब्जर्वेशन दिए कि अगर ग्रेविटेशन अभी ये सब कॉन्सेप्ट, वो तो एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना। अगर ग्रेविटेशन कंसीडर कर ले रहे हो और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर कर ले, ये तो एक्सटर्नल फोर्स। यही बात तो हाँ नहीं आया था, लेकिन यही बात तो इन्होंने समझाने की कोशिश किया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई कंसीडर ना किया जाए, या देखो अगर यहाँ पे कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे की आ रहा है, तेजी की तरफ सर वेलोसिटी हो रहा है, और यहाँ पे इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे भी लग रहा है। इन्होंने कहा कि अगर कोई फोर्स ना लगे उस पे, और कोई बॉडी लगातार एक किसी सर्टेन वेलोसिटी से जा रही है और उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली ही जाएगी। ये बात इन्होंने बोला। ठीक। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका था डबल इंक्लाइंड प्लेन पे। डबल इंक्लाइंड प्लेन पे डबल इंक्लाइंड प्लेन पे अब देखो, तो दूसरा इनका एक्सपेरिमेंट था डबल इंक्लाइंड प्लेन पे। अब डबल इंक्लाइंड प्लेन पे ये बात इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया, इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन लिए, दोनों का लगभग स्लोप इक्वल है। ये दोनों जो प्लेन हैं, इन दोनों का स्लोप इक्वल है। इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन जो देखा, जब बॉल को यहां से रोल किया, जब यहां से बॉल को रोल किया गया, इन्होंने देखा कि बॉल जितनी हाइट से आ रहा है अगर ये सेम स्लोप के हैं तो उतनी ही हाइट पे लगभग यहाँ पे वो चढ़ भी जा रहा है। मतलब कि यहाँ से नीचे गिरने के बाद जितनी हाइट से आया लगभग उतनी ही हाइट पे चला गया। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तभी तो ये चला गया। ये एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता तो ये यहाँ तक जा ही ना पाता, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऊपर की तरफ घटने लगती है। तो यही बात इन्होंने कहा कि जब कोई बॉडी अगर सर्टेन वेलोसिटी से या स्पीड से जा रही है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो चलती चली जाएगी। तो पहला तो ये इन्होंने सेम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लिया। यहाँ पे क्या है, सेम स्लोप लिया। यहाँ पे ये है, यदि तो आप कहें जब तक कुछ न लगे तो आगे बढ़ जाए, तो यहाँ उसके ऊपर भी जा सकते नहीं, उतना ही ऊपर जाएगी जितनी ऊपर से आ रही है, जितना ऊपर से वो आगे है। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन अभी इन्होंने जो देखा ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो इनका कंक्लूजन क्या निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और क्यों उतनी ही हाइट गई ये बात आगे है। जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे ड्यू टू ग्रेविटी, वहां समझ में आ जाएगा क्यों उतनी हाइट से। लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया दो इंक्लाइंड प्लेन, इन्होंने देखा कि जब हम सेम स्लोप के दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, एक प्लेन से जब बॉल को गिराया गया तो वो बॉल जितनी हाइट से यहाँ से आ रही थी उतनी ही हाइट पे उस इंक्लाइंड दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन पे चली गई। इसका मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तभी चली गई। एक्सटर्नल फोर्स लगता तो पहली बात तो यहाँ से तेजी से आता और यहाँ पे स्लो जाता, ये क्लियर।
दूसरा इन्होंने बात लिया, सेम स्लोप लिया, सेम हाइट। दूसरा इन्होंने अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे, सर फिर यहाँ पे वो ग्रेविटेशन नहीं होनी चाहिए तभी ये होगा पॉसिबल। हाँ हाँ, अब देखो दूसरी इन्होंने बात लिया कि अब इसका स्लोप धीरे धीरे ये कम कर रहे हैं, मतलब ये स्लोप तो ये वाला है लेकिन इसका स्लोप धीरे से कम कर दिए। देखो अब इन्होंने देखा कि जब इस वाले केस में इसका स्लोप कम हो गया, इसका स्लोप उतना ही है, इस केस में जब बॉल को गिराया गया तो ये बॉल जो है इतनी ही हाइट पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ज्यादा डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्लोप कम है तो इतना ही हाइट पहुंचने के लिए ये ज्यादा डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ा। ठीक, अब देखो डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। और थर्ड वाले केस में फिर इन्होंने, इनके दिमाग में आया कि जब मैंने सेम स्लोप लिया तो ये सेम हाइट तक गई, और जब इसका एक का स्लोप कम करते जा रहे हैं तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है। इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, स्लोप लूंगा ही नहीं। क्या, स्लोप लिए ही नहीं, जो यहाँ पे ये प्लेन था इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल जब किए तो इन्होंने देखा अब जब बॉल को छोड़ा गया तो ये बॉल कहीं भी रुक नहीं रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो पहले ऑब्जर्वेशन से, जब सेम हाइट से बॉल को छोड़ा गया, रोल किया गया तो सेम हाइट पे गई। जब यहां से छोड़ा गया तो वो इतनी ही हाइट अचीव करने के लिए ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन जब यहां से छोड़ा गया तो इतनी ही हाइट अचीव करने के लिए इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और ये हाइट इसको कहीं मिलेगा नहीं हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली जाएगी। इसका मतलब यही तो हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनके ऑब्जर्वेशन से फर्स्ट सेकंड से यही तो पता चल रहा है कि भाई जितने हाइट से बॉल को रोल किया जा रहा है उतनी ही हाइट आगे चढ़ रही है, लेकिन जब उसको वो हाइट मिलेगा ही नहीं तो वो चलती चली जाएगी। और ये कब तक जाएगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ही एक तरह का लग रहा था नहीं स्लो के कारण, और यहाँ पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली जाएगी। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से इन्होंने एक ये निकाला कंक्लूजन इनर्शिया के बारे में, इफ अ बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट certain velocity it will be in constant motion unless or until no external force is exert on it। मतलब कब तक ये चलती चली जाएंगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा नहीं। और यही बात तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले स्लोप में हाँ कांस्टेंट स्पीड से बॉल को, हाँ, तो क्या वो ऊपर और नहीं जा सकती, जितना हाइट कहते हैं वो बात अभी। और देखो इन्होंने ये देखा अपने से कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा, लेकिन जो तुम पूछना चाहते हो कि ये हाइट तक क्यों इतना गई, वो बात आगे है। जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा हाइट क्यों इतनी गई एनर्जी। हालांकि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ये बात अभी इनके दिमाग में नहीं आया था। पहले इन्होंने ये देखा कि जब सेम स्लोप पे किया तो सेम हाइट तक गई, स्लोप कम करते जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। फिर इन्होंने देखा कि स्लोप हटा दे, कोई फोर्स लगाए ही ना, इसका मतलब ये चलती चली जाएगी। तब इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, और उसी को बोलते हैं इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये हटा दें। इन सब ऑब्जर्वेशन से इन्होंने दिया एक स्टेटमेंट जो कि पूरा यूनिवर्सल लॉ बन गया। देखो वो लिखता हूँ मैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इन्होंने क्या दिया, बाय दिस ऑब्जर्वेशन या दीज ऑब्जर्वेशन, बाय दीज ऑब्जर्वेशन according to Galileo experiment, Galileo Galilei, if a body moving with certain velocity in a straight path, along a straight path, it will be move with same certain
वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी इन एब्सेंस ऑफ, चाहे तो लिख दो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या तो अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, ये भी लिख सकते हो। तो इट विल मूव विद सेम सर्टेन वेलोसिटी इन सेम along same path in absence of external force। तो ये बात इन्होंने कहा। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हो, इफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ सर्टेन पाथ अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट विल बी इन मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो चलता चला जाएगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये इन्होंने दिया, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था और ये क्या बता इनका स्टेटमेंट था। ये सब ऑब्जर्वेशन जो अभी पीछे बताए उस ऑब्जर्वेशन के बाद, ये गैलीलियो का था। अब आते हैं गैलीलियो के बाद आते हैं कौन, तो ये यही स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम पाथ इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब आता है इनर्शिया। ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया था। अब क्या समझेंगे इनर्शिया क्या है? क्या है इनर्शिया? ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है ये देखो, इनर्शिया एंड डिफरेंट इनर्शिया। पहले इनर्शिया समझते हैं। इनर्शिया क्या है? ये किसी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, which रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, उसके स्टेट में कोई भी चेंज करते हो तो उसका क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो सीधा एक लाइन में लिख लो, इट इज एन inherent property of any material body which resist any change in its स्टेट। अब वो स्टेट किसी भी तरह का, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, रेस्ट में चेंज नहीं होने देगा, रजिस्ट करेगा, और मोशन में है तो वो मोशन को रजिस्ट करेगा। तो इसके आधार पे इनर्शिया डिफरेंट टाइप के इनर्शिया भी होते हैं, तो वो भी 9th में पढ़े हो, केवल लिख लो कितने टाइप के हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके आधार पे क्या पढ़ोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स रेस्ट। ये किसको रजिस्ट करता है, रेस्ट। किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके रेस्ट चेंज में वो रजिस्ट करता है। तो रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। बस अब एग्जाम्पल दे सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल जैसे बस खड़ी है और बस में हम लोग जाके बैठ गए और बस खड़ी है, बस एकाएक चल दी, तो हमारा बॉडी क्या है, हमारे बॉडी को तो पता है हम रेस्ट में है, लेकिन बस आगे की तरफ चल दी तो बॉडी का हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है वो बस के कांटेक्ट में, वो भी चल दिया, लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर वाला पोर्शन को भी पता है कि वो रेस्ट में ही है। इसका मतलब वो क्या करेगा, वो उसका रजिस्ट करेगा। रजिस्ट मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और आगे वाला पोर्शन आगे बढ़ गया। इसलिए हम जब गाड़ी रुकी हुई है और उसमें जब बैठते हैं और एकाएक गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये सब 9th में पढ़े हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये किसको रजिस्ट करेगा, रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। तो रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इसका कैसे एग्जांपल दोगे आप? एग्जांपल इसका कैसे दे सकते हो? बस चल रही है और बस में हम बैठे हैं, बस मोशन में है और एकाएक बस रुक गई,
तो हम किस में आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि बस मोशन में है और बस के साथ हमारी बॉडी भी क्या है, मोशन में है। लेकिन जब बस रुक गई तो बस के कांटेक्ट में जो हमारा बॉडी का पोर्शन है वो भी रुक गई, बाकी हमारे बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन वो तो मोशन में है और वो मोशन में रहना चाहता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया के कारण, इनर्शिया मोशन के कारण, मोशन में मतलब उसका जो मोशन में है उसको रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ बढ़ जाती, क्योंकि वो आगे जाना चाहता, रुकना नहीं चाहता, उसको रजिस्ट कर रहा है। ये क्या है, रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज होगा। मतलब एक जा रहे हैं ऐसे बाइक से या बस से ही जा रहे हैं और बस एक टर्निंग ले लिया, हमारी बॉडी किधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में झुक जाती, बेंड कर जाती। क्यों, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। और बस एक टर्निंग ले ली तो हमारी बॉडी रुकना नहीं, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इनर्शिया के कारण। तो रजिस्ट एनी चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन यहाँ लिख देता हूँ बस। और क्या, ठीक, तो इसका भी वही रीजन है। ठीक, इनर्शिया हटाएं। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़े हो, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब जहां से मेन टॉपिक शुरू होगा हम बता देंगे। चलो, तो ये तो था डायरेक्शन, इनर्शिया और डिफरेंट टाइप के हम इनर्शिया भी देख लिए, इसके एग्जांपल पढ़े होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है जो मेन टॉपिक, शुरुआत होती है लीनियर मोमेंटम से। कहाँ से, लीनियर के कि इसको कुछ एग्जांपल और दे दें इनर्शिया के, बस वाला ही है। कह रहा कि हाउ इज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अच्छा, इनर्शिया के वो इनर्शिया और मास में क्या है वो डिफरेंस देख लो। इनर्शिया और मास में, ये इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया का एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज मेजर या मास। मास क्या होता है, मास किसी बॉडी का मास क्या होगा, मास क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, या फिर लिख सकते हो मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास क्या है, और मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हम क्या मेजर करते हैं, इनर्शिया। इसका इनर्शिया का मतलब मास, और इनर्शिया का मतलब मास। इसका मतलब हुआ अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया भी कम। इसका मास मतलब मोर मास, हाँ, मोर मास मोर इनर्शिया, और लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। आप एक फेमस एग्जांपल जानते होंगे कॉर्क वाला, कि ग्लास रखा हुआ है, ग्लास, और ग्लास पे एक कॉर्क है ऐसे, और इस पे एक कॉइन है। ठीक, तो इसको ग्लास पे कॉइन है, तो इसको जब कॉर्क को ऐसे मारा जाता है, कॉर्क तो ऊपर चला गया, लेकिन कॉइन इसी ग्लास में गिर गया। इसका रीजन क्या, इसका रीजन ये है क्योंकि जो कॉइन है, कॉइन का मास कॉर्क के मास से ज्यादा है। कॉइन का मास, ये कॉइन है ना, और ये कॉर्क है कोई, या वो कागज का वो देख लो, हाँ दत्ती टाइप का। तो ये कॉइन है, कॉइन का मास कॉर्क के मास से ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और इनर्शिया ज्यादा का मतलब ये रेस्ट में है अभी दोनों ना, इसका मतलब ये रेस्ट अपने रेस्ट को रजिस्ट करेगा, मतलब रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक,
और ये कॉर्क है, और कॉर्क मोशन में, रेस्ट में दोनों है, लेकिन जब इसको कॉर्क को मारा गया तो दोनों आने चाहिए मोशन में, लेकिन ज्यादा रजिस्ट कौन करेगा? कॉइन। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया होगा वो उतना ज्यादा रजिस्ट करेगा। ठीक, तो एक चीज चाहे तो ऐसे लिख दो, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा रहेगा, और इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया क्या है? वो रजिस्ट करता है कोई भी चेंज, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस ज्यादा लगाएगा अपने, जो भी उसका चेंज स्टेट है उसमें चेंज रेजिस्टेंस ज्यादा लगाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बात समझ में आया? ये बात ध्यान रखो। तो वही बात यहाँ पे भी है, क्योंकि कॉइन का मास ज्यादा है, कार्क का मास कम है, जब इसको हम मोशन में लाए तो कॉइन ज्यादा रजिस्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि कॉइन का मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, रजिस्ट मतलब रोकना। हम लाना चाहते हैं मोशन में तो सबसे ज्यादा रुकावट कौन पैदा करेगा? कॉइन, उसके बाद कॉर्क इसीलिए आगे चला जाता है क्योंकि उसका मास कम है, वो कम इनर्शिया, इसलिए वो जल्दी से मोशन में आ जाता है, जबकि कॉइन नहीं आता क्योंकि कॉइन का मास ज्यादा है। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट था। ले मोर मास मोर इनर्शिया। ये मास क्या है? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हम मास, किसी चीज का मास जो है वो उसका इनर्शिया ही मेजर करते हैं। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अब देखो लीनियर मोमेंटम को पहले ऐसे समझो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये देखो। ये कह रहा कि एक यहाँ पे पत्थर है, ठीक, और एक यहाँ दूसरा पत्थर है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। यहाँ एक कांच का टुकड़ा है, ये कांच का वो मान लेते रेक्टेंगुलर स्लैब है, मान लो। अब देखो दोनों का मास सेम है, ठीक, इसको केवल ड्रॉप कर दिया गया, इसको केवल ड्रॉप कर दिया गया तो ये कांच टूटा नहीं। लेकिन अगर किसी वेलोसिटी से इसको फेंक दिया गया, तेजी से मार दिया गया, विद वेलोसिटी दे दिया गया, इसको कोई वेलोसिटी नहीं दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसकी वेलोसिटी दे गई है, तब ये ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पहुंचा ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया? कांच को तोड़ दिया, जबकि यहाँ पे कोई ये ब्रेक नहीं कर पाया, वैसे ही कि वैसे ही रह गया। ऐसा समझो। अब देखो मास तो दोनों में सेम था, लेकिन ऐसी कौन सी क्वांटिटी आ गई कि जो इसको तोड़ दिया, इसको ये तोड़ नहीं पाया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको वेलोसिटी नहीं दी गई थी और यहाँ पे इसको वेलोसिटी दी गई है। इसका मतलब वेलोसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें वेलोसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही वेलोसिटी जब किसी मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक क्या हो जाता है? मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मोशन कितनी तेजी से हो रही है, कितनी क्वांटिटी से हो रही है, इस पे भी। मोशन यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, वेलोसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे कम था। तो लीनियर मोमेंटम को अगर एक ऐसे लैंग्वेज में जाने तो लीनियर मोमेंटम क्या? इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन की क्वांटिटी है, और इट इज डिफाइंड एज, या इट कैन बी डिफाइंड एज द, लिख सकते हो। अब इतना तो समझिए, तो लिखवा रहा हूँ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो लीनियर मोमेंटम इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कह सकते हो, can be defined as, which can be defined as, which can be defined as product of mass and velocity of an object। ठीक, ये क्या? ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट और मास और वेलोसिटी का। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से, रिप्रेजेंटेड बाई P, कैपिटल P। P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अच्छा देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, मास स्केलर क्वांटिटी होता है। जब किसी स्केलर में वेक्टर को, उसमें
मोशन इन प्लेन में पढ़ा चुका हूँ। जब किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट देखो, ऐसा यूनिट क्या होगा, ये है यहाँ से सिलेबस में। ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस सिस्टम में यूनिट देखोगे क्या आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर, तो किलोग्राम को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गया क्या, मोमेंटम। अब आते हैं आगे। पहली बात तो इसको रुको, अभी और इसके बारे में है, इस फॉर्मूले से अभी डेरिवेशन है आगे। डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनेंगे ना। देखो केस फर्स्ट देखते हैं। इफ मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, मास अगर कांस्टेंट रहे ये तो हमेशा होगा। और दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी का मास सेम है, मतलब m1 m2 इज इक्वल टू m है, लेकिन दोनों बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग है, v1 और v2। तब क्या मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 m इंटू v1, ठीक, और p2 m इंटू v2। तो p1 अपान p2 इज इक्वल टू v1 अपान v2। इसका मतलब इस केस में जिसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा। अच्छा, इसमें अगर ग्राफ खींचना हो तो क्या होगा, p इज इक्वल टू एम वी। तो मास तो कांस्टेंट है, हाँ। इसका मतलब मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ मिलेगा हमको। हाँ। तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में अगर हम इधर मोमेंटम दिखा दे हाँ। और इधर वेलोसिटी दिखा दे तो ग्राफ कैसा रहेगा, बोलो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ, इधर वाला ज्यादा रहेगा, इधर वाला कम। ज्यादा कम नहीं, सीधा ही ऐसे स्ट्रेट लाइन निकलेगा, ये ग्राफ होगा मोमेंटम का, मोमेंटम और इसमें भी। ठीक, अब दूसरा केस, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है इफ v इज सेम, v इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और मास अलग अलग है, m1 अलग है m2, तो p1 इज इक्वल टू m1 इंटू वी और p2 इज इक्वल टू m2 इंटू वी। तो इस केस में p1 अपान p2 भी m1 अपान m2 के रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। तो यहाँ पे भी क्या होगा ग्राफ, अगर मोमेंटम और मास में ग्राफ खींचेंगे जब वेलोसिटी सेम हो तो वो भी ऐसे ही ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये इसको करो। ओके, दूसरा, यहाँ पे v कांस्टेंट है और यहाँ पे मास कांस्टेंट था। थर्ड देखो, केस थर्ड हो गया। देखो अब थर्ड केस क्या हो सकता है, तीन ही क्वांटिटी थी, p इक्वल टू एम वी, मास था, वेलोसिटी था और मोमेंटम। तो ऐसा कब होगा, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए दो बॉडी का, तब क्या होगा। थर्ड केस, केस थर्ड, इफ p इज कांस्टेंट, p कांस्टेंट हो और m1 v1, m1 की वेलोसिटी मास v1 है, m2 की v2 है, तो p क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये हो जाएगा। इस केस में मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल v हो जाएगा और इस केस में मास और वेलोसिटी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला, इस तरीके से।
इसका मास यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है, मास ठीक। यूनिवर्सल और यहाँ पे मोमेंटम सेम है, मोमेंटम कांस्टेंट है, ये आ गया मोमेंटम कांस्टेंट का, ठीक। आगे क्या है, ठीक है, हो गया, ठीक। मास मोमेंटम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अपान में करोगे m1 अपान m2, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v2 अपान v1, ये सब कर दोगे। मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। हाँ, मास बढ़ेगा, एक का तो वेलोसिटी घटेगी, दूसरे का मास बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, और मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इस तरह से जब मोमेंटम कांस्टेंट है। अब आगे आते हैं, और कौन सा इसके पास टॉपिक है, ठीक है। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब यहाँ से शुरू होता है, हटाएं इसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बताओ, तीनों लॉ ऑफ मोशन जानते हो? हाँ यार तो है। देखो, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन साहब ने सर आइजैक न्यूटन और 3 लॉ दिए थे मोशन के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको को एक्सप्लेन करते हैं। अभी केवल लिखवा दे रहा हूँ क्या क्या है, एक्सप्लेन तो पूरा बुक में, या पूरा चैप्टर यही है, एक एक पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डिटेल में क्वेश्चंस होंगे, ये सब है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला गया है, ठीक। जो अभी लॉ ऑफ इनर्शिया उनका पढ़ा गैलीलियो का, वही है, वहीं से इन्होंने भी लिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला गया है। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो नोन एज, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखता हूँ, इट स्टेट्स दैट a body moving with certain speed, certain velocity along any straight line will continue to be in motion unless an external force compelled on it या applied on it, unless an external force is applied on it, यही था ना कि कोई बॉडी मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और यही क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया था। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि केवल यहाँ पे लिख लो क्या है न्यूटन सेकंड लॉ। सर वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कोई? नहीं, वहाँ नहीं लिखेंगे, वहाँ केवल लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कोई एग्जांपल, न्यूटन सेकंड लॉ। ये फिर सही है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट rate of change in the linear momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body। तो ये लिख सकते हो क्या, it states that rate of change
rate of change in linear momentum of a body, linear momentum of a body is directly proportional to the applied force on it, और ये जो मोमेंटम का डायरेक्शन रहेगा अप्लाइड फोर्स के अलोंग रहेगा, एंड इट्स डायरेक्शन will be in the direction of applied force. इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? अप्लाइड दिख नहीं रहा होगा। स्लो दिख रहा है, ठीक है। देखो तो क्या है कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट, जो उस पे फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी होगा, अभी बहुत सारी चीजें, यही पूरा चैप्टर में ही पढ़ना है। तो यही ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम भी है लॉ ऑफ मोशन, ठीक। थर्ड अब चलते हैं, थर्ड है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या शॉर्ट में लिख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन equal and opposite reaction, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन है, यह भी प्रूफ करेंगे, ठीक। तो ये न्यूटन के 3 लॉ थे। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आते हैं डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में डिटेल से अपन एक पढ़ेंगे फर्स्ट, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पूरा कहते रहा हूँ, इन तीनों लॉ पे ही पूरा चैप्टर चलेगा, इस पूरे लॉ पे तीनों चैप्टर चलने वाले हैं। चलो लिखिए इतना ना, अब हम एक एक लिखेंगे, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिखाया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला गया। इसमें क्या चीज थी? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है या मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तब इसमें दो चीजें आई। एक चीज आया कि जब रेस्ट में है तब क्या होगा, और जब मोशन में है तब क्या होगा। सिंपल सी बात है, कोई बॉडी यदि रेस्ट में है, तब कोई ये बॉडी है, ये रेस्ट में है, ये रुकी हुई है, इसमें कोई स्पीड नहीं है, ये तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगने लगे। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा लिए तब ये मूव करने लगेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कोई उस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये पहली बात थी। दूसरी बात इनकी थी, दूसरा इन्होंने क्या कहा
कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में हो या स्पीड कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तब तक अब उसका स्टेट क्या है, इस केस में उसका स्टेट है मोशन में है। पहला फर्स्ट केस क्या था, रेस्ट वाला था, रेस्ट वाला था, पहला रेस्ट में था, दूसरा अब मोशन में है। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू टू बी इन सेम मोशन, उसी मोशन में ही रहेगा अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई बॉडी मोशन में है विद वेलोसिटी v से कोई बॉडी जा रही है तो ये इसी वेलोसिटी से चलती चली जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कैसे समझ लेते, कोई बॉडी जा रही है तो अब तो अगर ग्रेविटेशनल ये क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर ना करें तो ये चलती चली जाएगी, क्योंकि रुकने का रीजन क्या हुआ, रुकने का रीजन फ्रिक्शन फोर्स हुआ। या फिर ऐसे देखो, फुटबॉल है, वॉलीबॉल हम लोग खेलते हैं, गेंद आती है, वो जा रही है ऐसे ऐसे जा रही है, मोशन में है बॉल, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है ना, पैर से या हाथ से इसको पकड़ लेते हैं ना। तो बस वही बात है, सेकंड वाला केस इन्होंने बोला कि ये कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब आते हैं थर्ड पार्ट इनका था डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब इन्होंने बताया कि यदि कोई बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन में, वहां मेंशन था स्ट्रेट लाइन, यदि कोई बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में जा रही है तब तक वो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल इधर जा रही है, रोल करते हुए इधर जा रही है, ये इसी स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाएगी जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, बॉल इधर से आती, इधर से कोई दौड़ते हुए आया, इस फुटबॉल को मार दिया, डायरेक्शन इधर चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? और डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। हम पैर से जो लगाया, हाथ से पकड़ लिए, कैसे भी मार दिए, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। या हम जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में यही तो होता है, एक तरफ से बॉल आती है, उसका डायरेक्शन क्रिकेटर जो बल्लेबाज है उसकी तरफ है, लेकिन वो बैट से मार देता तो उसका डायरेक्शन कोई और हो जाता है। तो वहां पे भी क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वो बैट से लगा दिया। ठीक, तो ये इनका डिस्कशन। अब आते हैं एक एक, हम अब इन सब पे एग्जांपल्स देखेंगे कि आखिर रियल लाइफ में इनके एग्जांपल्स क्या हैं, कि जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तब एग्जांपल क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जांपल है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का देखो, रेस्ट का पहला एग्जांपल आप ये देख सकते हो, फल लगा है पेड़ में फल लगा है, और जैसे ये फल लगा है पेड़ में, ये आम है, और यहाँ पे उसकी पत्ती बना दे, ये ठीक, ये उसकी पत्ती, आम का यहाँ पे फल लगा हुआ है। अब ये रेस्ट में है, और एकाएक आंधी आ गई। क्या आ गई? आंधी आ गई तो इसकी टहनी तेजी से हिलेगा, लेकिन ये तो रेस्ट में रहना चाहता है ना। अब ये रेस्ट में रहना चाहता है, तो रेस्ट में है तो इसका मतलब कि ये अपोज करेगा अपने रेस्ट में। अगर इसके रेस्ट में कोई चेंज करेगा, जो इसका रेस्ट का स्टेट है उसमें अगर कोई चेंज होगा तो वो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा। ये आम जो है मैंगो, ये रेस्ट में रहना चाहता है, जबकि उसकी टहनी को हवा ने तेजी से हिला दिया, मोशन में। तो इसमें मोशन है, ये रेस्ट में रहना चाहता है, तो इनमें क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, रिपल्सन टाइप का, या कह सकते हो फ्रिक्शन आ जाएगा दोनों में, इन दोनों में, और ये टूट के गिर जाएगा। पहला तो ये कि जो फलों का गिरना आंधी के कारण, या फिर हम ऐसे ढेला उठा के मारते हैं ना, कंकड़ पत्थर उठा के मारते हैं। अब ये रेस्ट में है, इसको पता नहीं, ये तो जानता है कि हम रेस्ट में हैं और रेस्ट में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया के कारण, क्योंकि इसका मास। अब एकाएक पत्थर से मारे तो ये रेस्ट में रहना चाहता है, एकाएक पत्थर लगा इस पे और वो मोशन में आ गया। ये रेस्ट में है, ये मोशन में, तो क्या होगा? टूट जाएगा, अलग होगा तभी ये मोशन में होगा। तो ये एग्जांपल है। ठीक, तो ये लिखूं क्या, ऐसे समझाते चले जा रहा हूँ, और क्या लिखने की क्या जरूरत है? ठीक, नहीं तो चलो क्या है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, ये तो फल वाला केस है। दूसरा, वो आप कपड़े होते हैं ना, जैसे ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उनको आप झाड़ते हो। जैसे ये है, अब इसमें बहुत सारा धूल है, तो क्या करते हो, उसको ले जाके आप झाड़ते हो ऐसे तेजी से, ऐसे करते हो तब जाके निकलती है ना, या फिर किसी रस्सी ऐसे पीटते हो तब जाके इसमें से धूल निकल के निकलती। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि इसमें जो वो डस्ट के पार्टिकल्स थे हाँ। वो रेस्ट में है अभी मजे कर रहे हैं। अब वो मजा करना चाहते हैं, इसमें रह के रेस्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एकाएक हम इसको ऐसे जर्किंग इसको झटका दे दिया, मोशन में ला दिए, तो वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो तो रेस्ट में रहना चाहते हैं और हमने इस टॉवल्स को मोशन में ला दिया तेजी से। अब वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, हमने इनको मोशन में ला दिया, तो एकाएक इनको अलग होना पड़ेगा। या फिर ये रेस्ट में है, इनको एकाएक इस तरह से हमने पीट दिया, तो पीटने के बाद क्या होगा, इनमें मोशन आएगा। अब वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, मोशन में एकाएक आ गया तो क्या होगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। और ये रीजन भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। ठीक, तो डस्ट पार्टिकल रिमूव फ्रॉम अ हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट ऑन द स्टिक। सीधा सीधा डस्ट पार्टिकल तो लिख सकते हो, डस्ट पार्टिकल रिमूव्ड फ्रॉम कारपेट। बस सिंपल लिख दे रहा हूं, बस कारपेट बाय बीटिंग ऑन इट, और दूसरा इसके पहले अभी एक एग्जांपल दिया था बस वाला। बस में आप बैठे हो, बस रुकी हुई है, अभी बस में आप बैठे हो, ये है मान लो बस, और यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक, इस पे आप बैठे हो, तो अब ये रुकी हुई बस है और एकाएक बस चल दी, तो हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में रहना चाहेगी, और बस चल दी तो बस के कांटेक्ट में जो मेरा बॉडी का पार्ट है वो बस के साथ मोशन में आ जाएगी। लेकिन हमारे बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो वहीं बना रहना चाहेगा, और आगे बॉडी का आगे पार्ट आगे की तरफ चला गया तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, तो एकाएक मूव करने पे ये काम होता है। दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हो, एग्जांपल लिखवाने जाओ, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और एग्जांपल बता सकते हो, और क्या, कॉर्क वाला भी अभी बताया, कॉइन और कॉर्क वाला, वहां पे भी कॉर्क को मार दिया। ठीक, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के थे। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे बेस्ड। चलो देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो मोशन में इनर्शिया ऑफ मोशन में बस वाला भी एग्जांपल ले सकते हो। अब बस चल रही है और बस में हम बैठे हैं, बस मोशन में है, बस के साथ हमारी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन बस वाला एकाएक ब्रेक मार दिया, हमारी बॉडी आगे चली जाती। क्यों, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी बस के साथ मोशन में है, और बस जब ब्रेक लगा तो बस के साथ मेरे बॉडी का नीचे वाला पार्ट रेस्ट में आ गया, जबकि ऊपर वाला पार्ट अभी मोशन में, उसको नहीं पता है, इसलिए वो आगे की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि आगे की तरफ जा ही रहा था। इसलिए क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है कि बस एकाएक रुक जाती तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। दूसरा एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या दे सकते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन का दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हो, इनर्शिया ऑफ, अरे ये फैन चल रहा है, मोशन में एकाएक स्विच ऑफ कर दो, ये रुकना चाहेगा, तुरंत रुक जाएगा, जबकि यहाँ से करंट जाना तो तुरंत बंद हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ से स्विच ऑफ किया, लेकिन ये तुरंत नहीं रुका। तुरंत रुकने का कारण ये है, ना रुकने का, क्योंकि ये मोशन में है, और मोशन में हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, और ये मोशन में, इसीलिए धीरे धीरे रुकता है। बस समझ में, मोशन में। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक, हाँ, फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल, हाँ वो भी। अच्छा, रनर जो होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंपिंग वाले रनर, वो क्या करते हैं, वो जंप करने से पहले, फॉर एग्जांपल यहाँ से इनको जंप करना है, ये पूरा पार्ट, और यहाँ से रनिंग करके आते हैं। ठीक, यहाँ से रनिंग करके आते हैं। अब ये रन करते क्यों हैं, यहाँ जंप करने के लिए, हाँ, क्योंकि अगर वो यहीं खड़े होके कूद जाएंगे तो होगा क्या, अभी वो रेस्ट में है, एकाएक कूदेंगे तो शायद उतना दूर ना जा पाए। लेकिन जब ये बहुत तेजी से हाई स्पीड से आते हैं, अपनी बॉडी को मोशन में कर लेते हैं,
और यहाँ पहुंचते हैं, जंप कर जाते हैं, और जैसे ही जंप करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी मोशन में है ऑलरेडी, तो उस मोशन के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनकी बॉडी आगे की उसी मोशन के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है, और इसीलिए लॉन्ग जंपिंग में रनिंग करना जरूरी हो जाता है। ठीक, अच्छा, और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो लॉन्ग जंपिंग में? और एग्जांपल क्या दे सकते हो? पैराशूट वाले कूदने लगते हैं, कूदने के बाद दौड़ने लगते हैं। हाँ, बस में देख लो या ट्रेन में, ट्रेन चलती ट्रेन से या चलती हुई बस से कोई अगर कूदता है तो दौड़ने लगता है, अगर वो ना दौड़े ना पलट जाए, तुरंत गिर जाए, आगे की तरफ गिर जाए ऐसे। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि बस के साथ हमारी बॉडी मोशन में है, और जब हम गिरते हैं तो उसी मोशन के साथ हमको थोड़ा दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी अभी इतना तेजी मतलब कि रजिस्ट करेगी, अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको रजिस्ट करेगी, तुरंत का तुरंत नहीं रुक जाएगी, इसलिए हमको दौड़ने की जरूरत होती है, नहीं दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, पलट जाएंगे ऐसे मुंह के बल। ठीक, दूसरा और एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? चलो ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बता देते हैं। तो डायरेक्शन वाले तो बहुत सारे केस देखे होंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अरे बॉल इधर से आ रहा है, बॉलर फेंका, बैट्समैन ने उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, क्या हुआ? वहां पे भी क्या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का केस है। या बस में हम जा रहे हैं, एकाएक बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, अब बस एकाएक टर्निंग ले लिया, हमारी बॉडी किधर झुक जाती है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी सीधा डायरेक्शन में जा रही थी, और एकाएक बस जब टर्निंग ले ली तो बॉडी का नीचे वाला पार्ट बस के साथ टर्न तो ले लिया, लेकिन हमारी बॉडी का ऊपर वाले पार्ट को नहीं पता, वो उसका अपोज करेगा, इसलिए वो इधर की तरफ झुक जाता है। ये डायरेक्शन। फुटबॉल में देखो, फुटबॉल एक तरफ से बॉल आती है, हमको अपोज करना पड़ता है। ठीक, अच्छा, और क्या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या क्या मतलब, और क्या दे सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? अच्छा, वो जो सर्कुलर वाला होता है झूला, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, जिस पे ऐसे बैठ जाते हैं इस पे झूले पे सब पे, और ये ऐसे घूमता है। अब ऐसे घूमता है तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, या टेंजेंट के अलावा। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, लगातार चेंज होने के कारण जैसे हर पॉइंट पे जो सर्किल होता है, सर्किल के हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के लॉन्ग होता है, तो इसीलिए हम टेंजेंट के लॉन्ग झुके रहते हैं जब कोई सर्किल मूव करता है। ठीक है, या कोई पत्थर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं रस्सी में बांध के, और रस्सी छोड़ दिया एकाएक, तो रस्सी जो पत्थर है और कंकड़ है वो एकदम टेंजेंट के लॉन्ग सीधे भागती है। क्यों? क्योंकि सर्किल में हर पॉइंट में डायरेक्शन जो होता है टेंजेंट के लॉन्ग होता है, और उसी डायरेक्शन में हमेशा कंकड़ जाना चाहेगा। वो तो कंकड़ हम पकड़े थे तब ही आ रहा ना, लेकिन छोड़ने के बाद वो उसी डायरेक्शन में भाग जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक।